सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB दैट इज़ फ्री डिवीजन बैच। कल हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी और ज्योग्राफी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर रहने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। कल हम लोगों ने पढ़ा था सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में। तो सोलर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। तो उसमें से हमने एक प्लैनेट पढ़ा था अर्थ, जो कि हम लोग का प्लैनेट है। तो क्योंकि हम लोग का प्लैनेट है तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और इसके बारे में सारी चीज़ें आज यहाँ पे जानने वाले हैं। इसके साथ ही साथ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन, रेवोल्यूशन, नेपीलियन, पेरीहिलियन, सारी चीज़ें आज जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, डरो नहीं। बिफोर स्टार्टिंग माइंड मैप आप डाउनलोड कर सकते हैं परमार SSC टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहीं से, क्योंकि ये मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों में एक सेम टाइम में तो नहीं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं हिंदी में भी चीज़ें बताता रहूँ, बट हिंदी में पूरा माइंड मैप आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे ही, और वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि अभी हम लोग बायोलॉजी कर चुके हैं, हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स खत्म कर चुके हैं, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड कल 9 AM पे, दैट इज़ 22 मई 9 AM को हम लोग करने वाले हैं SSC JEE के पर्सपेक्टिव से पूरे टॉप 100 GK के क्वेश्चंस। अब भाई ये सिर्फ JEE के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। वैसे मैं CHSL और CPO के लिए भी अलग से कराऊंगा, लेकिन ऐसा कोई GK अलग नहीं होती। आप चीज़ें देखें कि बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगे, जो मैं JEE के लिए कराऊंगा और जो मैं CHSL CPO के लिए, क्योंकि अगर आप पेपर उठा के देखें, ठीक है, तो आपको चीज़ें सिमिलर ही मिलेंगी। खैर, उस पर ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करते हैं। मेन टॉपिक मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले अर्थ की, वो भी क्या, एज। अच्छा लगे हाँ तो आप लोग भी अपनी एज बता दीजिएगा। तो अर्थ की एज की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपके इसी बार के CGL मेंस पे कि अर्थ की एज कितनी है। तो अर्थ की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। देख सकते हैं अर्थ हमारी कितनी पुरानी है, यानी कि 100-200 साल तो अर्थ के लिए कुछ नहीं है। मतलब ब्लिंक ऑफ एन आई जो होता है ना, उससे भी कम है। जैसे हमारी लाइफ में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की जो कीमत है ना, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की, वही कीमत, उससे भी कम कीमत है अर्थ के लिए। आप ये मान लो कि 100 साल की। ठीक है, अब कंसिडरिंग कितनी पुरानी एज है मतलब अर्थ की। अब हम अर्थ की एज निकाल कैसे पाते हैं? तो इसके लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भी कई तरह की डेटिंग और डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ढंग की डेटिंग का इस्तेमाल किया, जिसको रेडियो एक्टिव डेटिंग बोलते हैं। अब ये जो डेटिंग होती है, इससे हम एज निकालते हैं। इसके मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम लोग बैच में चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग डीप में सारी चीज़ें पढ़ें, और उतना नीडेड अभी के लिए नहीं है। बस हमें पता होनी चाहिए कि भाई किससे एज निकाली जाती है और कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं एज निकालने के। कार्बन डेटिंग सबसे फेमस मेथड होता है, जिसमें कि हम कार्बन का C14, ठीक है, कार्बन का जो 14 आइसोटोप होता है। अब कार्बन का अब आइसोटोप क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जो सेम एटॉमिक नंबर जिनके होते हैं, मतलब देखो, पहली बात तो ये है कि अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो वो सेम एलिमेंट का ही होगा। ठीक है, तो एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जैसे कि कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, 12 नंबर का एटॉमिक मास वाला भी होता है, 14 नंबर का एटॉमिक मास वाला भी होता है, 13 का भी होता है। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, C14 आइसोटोप की, है ना। तो इसका हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए। बाकी इन सब का भी यूज़ करते हैं, रटने मत बैठ जाना इनको। ऐसा बहुत ज़्यादा डीप में इससे क्वेश्चन नहीं आए कि भाई कौन कौन से, बस आपको पता होनी चाहिए थोड़ा। यूरेनियम मेथड, पोटेशियम, रुबीडियम, रेडियो, ठीक है, और क्लोरीन 36 और कार्बन डेटिंग मेथड। बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है इसको। अभी आते हैं, एज देख लिया, शेप ऑफ अर्थ पे आते हैं कि अर्थ का शेप कैसा है। लगे आता आप लोग भी अपना शेप बता दीजिएगा। ठीक है, तो शेप क्या है इसका? तो शेप है जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड। तो देखो अभी ये है हमारी अर्थ। एक्चुअल जो अर्थ का शेप है ना, तो वो कुछ इस तरह का शेप है, इस तरह का। ये तो हम सर पहली बार देख रहे हैं, आप में से हो सकता है काफ़ी लोग पहली बार इस तरह का शेप देख रहे हो। तो देखिए हमारी अर्थ में पहाड़ भी हैं, प्लेन्स भी हैं, ठीक है, ट्रेंचेस भी हैं, एक तरह से बोल सकते हैं गड्ढे भी हैं, ओशन भी है। तो मतलब कि एकदम स्मूथ, एकदम कर्व की तरह जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा रिलीफ नहीं है। तो सिर्फ फिर हम ऐसा क्यों ड्रॉ कर देते हैं अर्थ को? ऐसा हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, हम इसका एवरेज ले लेते हैं कि भाई जब एवरेज लेंगे तो एवरेज में क्या होता है, जो चीज़ें बढ़ी हुई होती हैं वो कम होती हैं, हो जाती हैं, और जो कम होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से इसका एवरेज निकल के आता है। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या हो, मैं बोलूँ कि ये भी गलत शेप है। अगर मैं एवरेज लेके भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये भी गलत शेप है। एक्चुअल जो शेप निकल के आएगा वैसे तो एक्चुअल यही है, लेकिन अगर मैं एवरेज लेके निकालता हूँ तो वो कुछ इस तरह का आएगा। जहाँ पे आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे
कि कुछ ये सेंटर पे फूली हुई है, बल्ज्ड है, और इनको बोलते हैं पोल्स। इनको क्या बोलते हैं? पोल्स, यानी कि ध्रुव बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको बोलते हैं पोल्स। तो पोल्स पे, ध्रुवों पे चपटी है। वहीं पे अगर सेंटर या फिर इक्वेटर में बात करें, अभी तो मैंने आपको लैटिट्यूड हैविंग कंसिडर्ड कि भाई आपने अभी तक आपको नहीं पता है, क्योंकि मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि भाई जो लोग रिविजन बैच कर रहे हैं उसमें से काफ़ी लोग बिगनर भी होंगे, मुझे पता है, एकदम स्क्रैच से पढ़ रहे होंगे, तो मैं वो भी कंसिडर करके चलता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो सेंटर में अभी मान लीजिए सेंटर में क्या बल्जिंग है, फूली हुई है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारी जो अर्थ है वो घर 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 क्या करती है? घूमती है। तो जब ये घूमती है तो घूमने की वजह से दो फोर्सेस यहाँ पे जनरेट होते हैं। अब एक तो होता है सेंट्रीपीटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री और अपकेंद्रीय बल। ये जो सेंट्रीपीटल फोर्स होता है, जब कोई चीज़ घूमती है तो अंदर की ओर लगता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। ये एक रियल फोर्स होता है, ये एक नॉन रियल फोर्स होता है। तो ये जो सेंट्रीपीटल फोर्स है जो चीज़ों को अंदर की तरफ खींचता है, तो इससे यहाँ पे अंदर की तरफ खिंचाव होता है, और यहाँ पे होता है बल्जिंग। वैसे भी आप इसको जनरल लाइफ में भी अपना सकते हैं। आपने देखा होगा जब किसी चीज़ को घुमाओ तो वो सेंटर से, यहाँ से जो है फूलना स्टार्ट कर देती है ना। जब पानी भी घुमाओ अगर आप कहीं पे भी, तो इस तरह से आप देखना कि वो सेंटर से बाहर निकलने लगता है। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे बल्जिंग क्रिएट हो जाती है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहाँ पे, और वो थोड़ा सा ग्रेविटी का भी रोल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बहुत ही फ्लैट टाइप आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। जो शेप निकल के आती है इसी को ही हम बोलते हैं जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड। पहले इसको स्फेरिकल बोला जाता था कि इस तरह का कुछ स्फेरिकल है, फिर बोला गया नहीं इलिप्टिकल है, लेकिन अभी इसका एक यूनिक, क्योंकि शेप है तो इसको यूनिक नाम दिया गया है जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, इसका शेप हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रेडियस की बात कर लेते हैं। तो इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोलर रेडियस, यानी कि जो भूमध्य बोल सकते हैं त्रिज्या है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ध्रुवीय त्रिज्या। रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में रख लो कि 6300 कुछ समथिंग है, लेकिन इक्वेटोरियल वाली ज़्यादा है पोलर से, तो मीन इतनी निकल के आ जाएगी, एक तरह से एवरेज, यानी कि दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ये बात क्यों है? सेम रीज़न है। क्यों इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है? रेडियस क्या होगी? ये होगी इक्वेटोरियल रेडियस। पोलर रेडियस क्या होगी? ये। क्यों ऐसा है कि ये वाला जो है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये पोलर रेडियस? क्योंकि ये बल्ज्ड है ना, सेंटर पे फूली हुई है, इसलिए ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। इसी वजह से जो इक्वेटोरियल रोटेशनल स्पीड होती है वो भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोलर रोटेशनल स्पीड, ठीक। अब आते हैं सर रोटेशन क्या होता है। तो सर रोटेशन हम कल आपको बताए थे कि अपनी जगह पर रह के ऐसे 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 घूमना, यानी अपनी एक्सिस पे घूमना। अपनी एक्सिस पे जब कोई प्लैनेट घूमता है, अपनी अक्ष पे जब कोई एक ग्रह घूमता है, उसको हम रोटेशन यानी कि घूर्णन के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं हिंदी में घूर्णन। तो रोटेशन स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, वन रोटेशन जो हमारी अर्थ के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ये अपना एक जो रोटेशन जब पूरा कर लेती है हमारी अर्थ, तो हम बोलते हैं कि एक दिन कंप्लीट हो गया। यानी एक तरह से ये एक दिन हमारा कितना होता है? 24 घंटे में हम बोलते हैं एक दिन होता है, लेकिन एक्चुअल में टू बी वेरी प्रिसाइज 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड में। रोटेशन अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ होता है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है, दैट इज पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। और हमने देखा था कि हमारे सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं एक्सेप्ट 2 प्लैनेट। वो 2 प्लैनेट के नाम आप कमेंट बताएंगे जो नस से, वो उनका जो है हम बोल सकते हैं सफिक्स है उनका नस, आपको नाम बताना है कमेंट में। तो रोटेशनल स्पीड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट पोल्स, वो मैंने आपको बता दिया। अभी आते हैं रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण पे। रेवोल्यूशन क्या होता है? रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पर खड़े 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 घूम रहे हैं। रेवोल्यूशन है कि ये एक पाथ है, किसी के चक्कर काट रहे हैं, जैसे है ना तुम चक्कर काटते हो किसी के, है ना तो बस जैसे मान लो कि ये कोई सेंटर में खड़ा है और तुम इसके ऐसे ऐसे चक्कर काट रहे हो, तो इसको रेवोल्यूशन बोलेंगे। तो ये इस केस में हमारा सन होता है सेंटर पे, और हमारा जो अर्थ होता है वो सन के अराउंड चक्कर काट रहा है। और मैंने कल बताया था क्यों चक्कर काट रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि 109 टाइम्स है सन हमारी अर्थ का, और उसका मास भी बहुत ज़्यादा, 99% जो हमारे सोलर सिस्टम का मास है वो सन की वजह से ही उसका मास है। तो इतना ज़्यादा मास की वजह से उसकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा है, 29 टाइम्स ऑफ आर अर्थ, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है सारे प्लैनेट को अपनी तरफ, ठीक है। जैसे कि जो मून है, जो चंद्रमा है, वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, उसकी एक सैटेलाइट है। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है मून से, ठीक है। तो रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो ये जो ऑर्बिट है यानी जो
जो ये पाथ है, या फिर जो हिंदी में इसको पथ बोलते हैं, अब पता है ये जो पाथ, एक तरह से जो पाथ हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में पथ बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको पता है क्या, कुछ मतलब रिकॉल हो रहा है आपको इससे? तो याद करो, हम लोगों ने अर्ली वैदिक जब पढ़ रहे, सॉरी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि अर्ली वैदिक एज में हम किसका इन्वेजन पढ़ते हैं भाई, किसका एडवेंट पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं आर्यंस ने इन्वेजन किया था इंडिया में, ठीक है। और ये हमें इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं कि ये, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन है, यानी काफ़ी सारे ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश और हिंदी में सिमिलर हैं, तो ये भी एक उनमें से वर्ड है ना, पथ और पाथ। खैर, तो इस पे आते हैं, तो ये इनका जो पाथ होता है, जो एक रास्ता होता है, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये इलिप्टिकल है, दीर्घवृत्त है, इस तरह से है, ठीक है। एक रेवोल्यूशन, एक परिक्रमण में लगा समय होता है 365 दिन, 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड, टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन आपको 9 मिनट और 9 सेकंड याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 6 घंटे याद रखना। यही 6 घंटे जो है 4 साल में आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 घंटे बन जाएंगे, यानी कि एक दिन आपका रफली एक एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा 4 सालों में। और वो जो चौथा साल होता है उसको हम लीप वर्ष या फिर लीप ईयर के नाम से जानते हैं। ऑर्बिटल स्पीड इसकी कितनी है, ऑर्बिटल स्पीड यानी ऑर्बिट में कितनी स्पीड से घूमता है, वो ये स्पीड है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड किसकी होती है, मरकरी की, यानी कि बुध की। ये हम लोगों ने कल देखा था कि मरकरी जो है सबसे जल्दी सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेता है 88 दिनों में, और सबसे ज़्यादा लगाता है समय नेपच्यून, जो कि वरुण है, जो सबसे दूर है सन से प्लैनेट, ये सबसे नज़दीक और ये सबसे दूर है। तो नेपच्यून अगर बात करें तो 165 ईयर्स लगाता है समय। अच्छा, रोटेशन की भी चर्चा कर लेते हैं। तो रोटेशन हमने सबसे फास्टेस्ट किसका देखा था, जुपिटर का, और सबसे स्लोवेस्ट किसका देखा था, हिंट देता हूँ मैं आपको, उसको अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं। वो हॉटेस्ट प्लैनेट भी है और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, उसको मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो जुपिटर जो समय लगाता है वो 10 घंटे में एक अपना रोटेशन पूरा कर लेता है। अभी आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम दी सन। तो कल हम लोगों ने देखा था कि अर्थ और सन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, रफली कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर्स है। लेकिन एक्चुअल में ये तो हम मीन पढ़ते हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है अर्थ और सन, जब अर्थ हमारी ऑर्बिट करती है सन के अराउंड, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो सन के सबसे नियरेस्ट होती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सन के सबसे फारदेस्ट यानी सबसे दूर में होती है। तो जब सबसे सन के पास में होती है उसको हम बोलते हैं पेरीजी, सॉरी पेरीजी नहीं, पेरीहीलियन। ये पेरीजी और अपोजी तो हम पढ़ेंगे वो मून के केस में, उसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन, ठीक है। एंड ये कब होता है, ये यूजुअली ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं होता, लेकिन इस बार जैसे 2024 को ये 2 जनवरी को होगा। एंड जब सबसे दूर होता है उसको हम बोलते हैं एपीहीलियन। में अगर बात करें तो इसको उपसौर बोलते हैं और इसको अपसौर बोलते हैं। ये 2 जुलाई को नहीं, इसको 4 जुलाई कर लीजिएगा, बिकॉज जैसे इस बार भी आपका 5 जुलाई को होने वाला है, लेकिन रफली 4 जुलाई को पड़ता है, ठीक है। तो एपीहीलियन कौन सा हमारा कौन सा ऐसा केस है जहाँ पे अर्थ सन के सबसे नियरेस्ट होती है, और पेरीहीलियन में सॉरी सबसे फारदेस्ट होती है, और पेरीहीलियन में सबसे नियरेस्ट होती है। याद कैसे रखेंगे, पी से पेरीहीलियन और पी से पास, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, डेट से यहाँ से आपसे पूछ लेता है। अच्छा, पेरीजी और अपोजी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रीज़न ये साल में आपका एक बार आता है एपीलियन और पेरीहिलियन, ये मल्टीपल टाइम्स आपके आते रहते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इसमें कुछ याद नहीं रखनी है, बस ये ध्यान रखना है पेरीजी और अपोजी, यानी जी अगर शब्द लग जाएगा तो वो एसोसिएटेड होगा कि अगर मून सबसे क्लोजेस्ट है अर्थ के तो उसको हम पेरीजी बोलते हैं, जब सबसे फारदेस्ट होगा तो उसको हम एपोजी बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना चंदा मामा, तो मामा के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट देंगे, जी लगाएंगे, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एपीहिलियन और पेरीहिलियन भी समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं अभी, क्लियर। तो पेरीजी अपोजी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेरीहिलियन और एपीहिलियन थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि कब होते हैं, डेट्स इंपॉर्टेंट है, और एग्जैक्ट भी नहीं, वही आपको याद रखना 2 से 3 जनवरी में होता है। और ये मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ, जो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन मतलब डीप में नहीं जाने वाले हैं। दैट इज़ कि आपके दिमाग में हो सकता है डाउट आए कि भाई जब जनवरी के टाइम पे सबसे नज़दीक होता है सन और अर्थ, तो क्यों भाई सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़नी चाहिए कायदे से, तो अभी भी रीज़न देख लेंगे उसका भी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आई थिंक सारी चीज़ें हमारी खत्म हो गई। अच्छा, डिवीजन वगैरह पढ़ लेते हैं, डिवीजन ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, इक्वेटर प्राइम मेरिडियन किस तरह से डिवीजन करते हैं। इंक्लिनेशन अब देखते हैं, तो जो हमारी अर्थ है उसका एक्सियल टिल्ट है 23.5 डिग्री और ऑर्बिटल टिल्ट है 66.5 डिग्री, यानी कि अपनी अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने कक्ष पे 66.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये शेप ऑफ अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है हमारी, और ये इसका रोटेशनल एक्सिस है। ये देखिए 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है अपने अक्ष पे, दैट इज़ अपने एक्सिस पे,
वहीं अगर अपने प्लेन पे बात करें तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा टोटल, ये 23.5 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 66.5 डिग्री। तो आपसे करके कभी पूछ ले कि अपने ऑर्बिटल प्लेन पे कितनी प्लेन से कितनी टिल्टेड है, तो आंसर वुड बी 66.5 डिग्री, दैट इज 66.5 डिग्री। हाँ वाली चीज़ें होती है हमारी सारी ख़त्म। अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से होने वाला हमारे सीजन्स, डे एंड नाइट और सारी चीज़ें, क्या होता है इक्विनॉक्स, क्या होता है सोलिस्टिस एंड क्या होते हैं आपके इक्लिप्सिस, दैट इज़ ग्रहण। तो सबसे पहले आते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इनको लैटिट्यूड को बोलते हैं हिंदी में अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं देशांतर। ये दोनों ही इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी का मतलब क्या है कि ये एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बस हम इनको इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिन क्यों करते हैं अभी आपको पता चलेगा। इमेजिन इसलिए करते हैं अगर मान लो किसी पॉइंट का हमें लोकेशन बताना है ना। तो जैसे हमने इसमें क्या ड्रॉ किया कि ये लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, और जहाँ पे मीट कर रहे हैं तो मान लो कि ये कोई पर्टिकुलर पोजीशन को बता देते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल के, है ना, अक्षांश और देशांतर मिलके किसी पॉइंट का हमें लोकेशन बताने में मदद करते हैं। तो इसलिए इन लाइंस को इमेजिन कर लेते हैं। अब इतना सारी चीज़ें आप इमेजिन करते हो, है ना, दिन रात, थोड़ा ये भी इमेजिन कर लो। तो ये है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपकी। तो जो लैटिट्यूड होती हैं, जो अक्षांश होते हैं जिनको हिंदी बोलते हैं, ये कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखाएं होती हैं ये, और ये किस तरह से पैरेलल हैं। ये आप अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपस में पैरेलल हैं, दैट इज समांतर हैं। और कहीं ना कहीं ये लाइंस नहीं है, एक्चुअल में ये सर्कल होते हैं, ऐसे पीछे भी आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये लैटिट्यूडनल सर्कल जो है पैरेलल होते हैं आपस में, और ये हॉरिजॉन्टल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप है ये। लॉन्गिट्यूड से अगर बात करें देशांतर, तो ये वर्टिकल है, लंबवत टाइप है ये। क्लियर द चीज़, यानी ये लेटी हुई लाइंस आपकी लैटिट्यूड और बाकी दूसरी वाली लॉन्गिट्यूड हो जाएंगी, ठीक है। अभी इसमें पॉइंट एक एक करके देख लेते हैं। तो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसको हम कुछ इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, जैसे फॉर एग्जांपल ये लैटिट्यूड है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका 30 डिग्री लैटिट्यूड है। तो यहाँ से एंगुलर डिस्टेंस, जैसे कि आपने बचपन में अपना यूज़ किया होगा कि क्या बोलते थे इसको, जैसे हिंदी में तो चांदा बोला करते थे इसको, प्रोटेक्टर, है ना, प्रोटेक्टर आई थिंक बोलते थे इंग्लिश में, है ना। तो प्रोटेक्टर से अगर आप रख के देखेंगे तो कुछ इस तरह का 30 डिग्री का एंगल बनाता हुआ दिखेगा। तो वही है कि एंगुलर डिस्टेंस है ये किसी प्लेन की। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड इज सेम, यानी कि हर लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। और वो कितनी है, 1 डिग्री लैटिट्यूड में आता है आपका 111 किलोमीटर्स। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो लैटिट्यूड के जो बीच की डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है। हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होती है। देखिए ये डिस्टेंस ऊपर जाते जाते घटती जाती है और यहाँ पे आके 0 हो जाती है पोल्स पे। लेकिन हर लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होती है, और कितनी होती है, ये 111 किलोमीटर्स होती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आओ, 111 किलोमीटर्स होती है लैटिट्यूड, हर एक लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड होते कितने, 181। कैसे, यहाँ पे ध्यान से समझिए। और एक कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, देखिए ये जैसे एक लैटिट्यूड है इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं, पहले तो वो भूल जाओ इक्वेटर, यहाँ पे हो, ये आपका एक लैटिट्यूड, ऐसे ये 0 डिग्री हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके यहाँ 90 डिग्री तक जाता है। ये कहाँ तक जाता है, ये 90 डिग्री तक जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 0 से लेकर 90 तक 90 हो गए, यानी 1 2 3 4 5 90, ऐसे 1 2 3 4 5 90। लेकिन ये 0 को इंक्लूड करना भूल गए, अगर आप ध्यान से नोटिस करिए, मैंने 1 से स्टार्ट किया ना, 1 2 3 4 5 90, तो 90 हो गए। ऐसे 1 2 0 को तो गिना ही नहीं, तो इसको भी एक जोड़ना पड़ेगा। तो 90 + 90 180, और एक जोड़ दिया तो 181 टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आपके हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हम देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे अक्षांश है। तो टोटल ये तो हो गया आपका एक 0 डिग्री जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो ये इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये एकमात्र लैटिट्यूड है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अभी लॉन्गिट्यूड जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे हर एक लॉन्गिट्यूड अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये एक तो इंपॉर्टेंट वाला हो गया, क्यों इंपॉर्टेंट है समझ आ गया। 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आएगा। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए कि यहीं पे ही अर्थ की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, यानी कि इसके बियॉन्ड
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे कभी भी सन की डायरेक्ट रेस नहीं पड़ती हैं, स्लैंटिंग रेस पड़ती हैं, यानी तिरछी रेस पड़ती हैं, जिसकी वजह से इस जोन को हम बोलते हैं टॉरिड जोन, उष्णकटिबंध, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, टॉरिड जोन। ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल, और ये 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक वृत्त या फिर अंटार्कटिक सर्कल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बियॉन्ड यानी आर्कटिक सर्कल के ऊपर और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे, यानी ये वाला जो रीजन मैंने अभी जो रेड रेड कर रखा है, ये यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला समय रहता है, तो इनको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ये हो गया टॉरिड जोन, ये हो गया, लिखा नहीं हुआ, लिखा तो है, ये हो गया टेम्परेट जोन, शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं, और ये हो गया आपका फ्रिजिड जोन। क्लियर इतनी चीज़? तो इनमें से सबसे लार्जेस्ट इक्वेटर कौन होगा? जो सेंटर से पास करेगा, दैट इज इक्वेटर। ठीक, अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे, देशांतर पे। ये भी इमेजिनरी लाइन से, लेकिन ये वर्टिकल है। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, अभी प्राइम मेरिडियन क्या है? इस तरह हमारी इक्वेटर एक रेफरेंस लैटिट्यूड था, उसी तरह हमारा एक रेफरेंस लॉन्गिट्यूड हमें लेना पड़ता है, दैट इज़ प्राइम मेरिडियन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेंटर से पास हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत आसान है, इसको हमने एज अ रेफरेंस ले लिया, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। बट यहाँ पे मैं किसको लूँ? क्योंकि सारे ही एक तरह से सेंटर से पास हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब सर्कल है, ऐसे ये पीछे ये जा रहा होगा, ऐसे ये भी पीछे जा रहा होगा, ऐसे ये भी पीछे जा रहा होगा, यानी कि सारे अगर हम देखें तो एकमात्र लैटिट्यूड है इक्वेटर जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट। लेकिन एकमात्र, अरे क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड, लेकिन एकमात्र लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लेकिन एकमात्र लॉन्गिट्यूड, सॉरी, सारे ही लॉन्गिट्यूड आपके अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम किसको रेफरेंस माने? तो हमने एक लॉन्गिट्यूड को मान लिया प्राइम मेरिडियन, इसी को हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोल देते हैं। ये इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, फिर ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं। क्यों ग्रीनविच मीन टाइम के लिए? इसलिए जानते हैं बिकॉज ये ग्रीनविच लैबोरेटरी लंदन में वहाँ से पास होता है, क्योंकि लंदन का उस समय ब्रिटेन का दबदबा था, तो इसलिए इन लोगों ने अपना यहाँ से जो पास हो रहा था उसी को ही रेफरेंस मान लिया। ठीक, प्राइम मेरिडियन इसी को बोलते हैं जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसी को ही हम ग्रीनविच मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, बिकॉज इसके हेल्प से, लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम टाइम भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, डिस्टेंस फ्रॉम ईच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर। लीस्ट डिस्टेंस आपको पोल्स में देखने को मिलेगा 0 किलोमीटर और मैक्सिमम इक्वेटर पे। वैसे तो मैंने आपको समझाया था, अभी फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये कुछ इस तरह के होते हैं ना, इस तरह के होते हैं ये कुछ, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वेटर पे, और पोल्स पे जाएंगे तो घटती जाएगी, पोल्स की तरफ जाएंगे तो घटती जाएगी, और पोल्स पे 0 हो जाएगी है, नॉर्थ पोल पे एंड साउथ पोल पे ये डिस्टेंस 0 हो जाएगी बिटवीन दी लॉन्गिट्यूड। यानी कि ऐसा लगता है कि सारे जो लॉन्गिट्यूड, अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू कुछ इस तरह का नज़र आएगा लॉन्गिट्यूड का, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि सारे एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये मान लो नॉर्थ पोल है, ऐसे साउथ पोल में सारे, ऐसा लगता है साउथ पोल में सारे आके मीट करते हैं, फिर साउथ पोल से निकल रहे हैं और नॉर्थ पोल में मीट कर रहे हैं सब, है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो इक्वेटर पे होती है वो कितनी होती है? उतनी रफली होती है जितनी 2 लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस होती है, 111.32 किलोमीटर। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360 हैं। अब 360 लॉन्गिट्यूड कैसे हैं? 300, ये तो 181 थे, 90, 180 और एक ये जोड़ लिए 181। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 360 डिग्री घूमेंगे तो 360 लॉन्गिट्यूड नहीं मिल जाएंगे? या तो ऐसे समझ लो, या फिर क्योंकि इसको हमने रेफरेंस माना है, ऐसे जस्ट ऑपोजिट इसके एक और लाइन आपको देखने को मिलेगी, जस्ट ऑपोजिट पीछे, उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय मानक। ये अब चलो वो अभी छोड़ दो। तो जब आप ऐसे समझो इस 0 डिग्री से यहाँ पे जाओगे तो आपको टोटल 180 टोटल लॉन्गिट्यूड आपको मिलेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे जाएंगे टोटल 180 लॉन्गिट्यूड मिलेंगे, क्योंकि इसके जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री नाम का आप बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूड है। तो 360 हो गए, एक ये जो इसको आपने जोड़ा नहीं 361, लेकिन जो 180 वाला है उसको आपने 2 बार जोड़ लिया होगा, तो टोटल आपका मिला के 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 360। ये चीज़ समझ नहीं आती तो सीधा कि टोटल 360 डिग्री आप घूमेंगे तो 1 डिग्री मतलब कि 1 डिग्री में 1 लॉन्गिट्यूड, तो टोटल 360 लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे आपके। ठीक, अभी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समय मानक। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये एक जिग जैग लाइन है। प्राइम मेरिडियन तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये एक जिग जैग लाइन है जिसके अलॉन्ग क्या होता है? जिग जैग क्यों है? जिग जैग इसलिए है क्योंकि इसके अलॉन्ग डेट चेंज हो जाती है।
इसके अलॉन्ग डेट चेंज हो जाती है। तो इसीलिए इसको हमने इस तरह से बनाया है कि किसी भी लैंड मास से जहाँ पे लोग रहते हो वहाँ से पास ना होती हो। नहीं पता चला मान लो कि यहाँ से सीधी पास करवा दिया, यहाँ वालों के लिए कुछ और दिन हो रहा है, यहाँ वालों के लिए कुछ और दिन हो रहा है। डेट कैसे चेंज होती है? तो जब आप वेस्ट से ईस्ट मूव करते हैं तो आपकी एक डेट कम हो जाती है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, एक डे एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जिग जैग यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ऑलराइट, तो लॉन्गिट्यूड्स में हम लोग प्राइम मेरिडियन पढ़ चुके हैं। प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होती है? वैसे तो ग्रीनविच लेबोरेटरी लंदन से पास होती है, लेकिन इसके अलावा किन किन कंट्री से वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटेन से, दैट इज़ यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। देख लेना, बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश मत करना इसको, क्योंकि मैंने सच को भी क्वेश्चन देखा नहीं इस पर। ठीक है, ऑल लॉन्गिट्यूड डिवाइड अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट आपको बता चुका हूँ। आइडियल के बारे में बता चुका हूँ। 180 डिग्री लाइन होती है, जस्ट ऑपोजिट ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 0 डिग्री के, और ये एक जिग जैग लाइन होती है। और क्यों होती है मैंने आपको बताया, बिकॉज यहाँ से डेट चेंज होती है। यहाँ से आप जब मूव करेंगे, दैट इज़ वेस्ट साइड से ईस्ट साइड मूव करेंगे, तो आपको एक डेट कम हो जाएगी, या फिर एक डे एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। ठीक है, दिन। ये अगर आपको चीज़ समझ आ चुकी है तो अभी हम आते हैं सॉलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स पढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि सन जो होता है सेंटर पे बैठता है, और उसके अराउंड हमारी जो अर्थ है रिवॉल्व करती है, और अर्थ हमारी टिल्टेड है। तो दो फैक्टर्स की वजह से, दैट इज़ अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से प्लस अर्थ के टिल्ट की वजह से हमारे सीजन्स होते हैं, यानी हमारी ऋतुएं होती हैं। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये होते हैं। ठीक है, तो अब ये इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिस क्या होता है? तो देखिए, अभी मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न समझाया था। जब भी सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है, सीधी तो है नहीं, और अगर सीधी होती, टिल्टेड ना होती, तो पूरी अर्थ पे इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ टिल्टेड है। तो जब अर्थ की डायरेक्ट रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, यानी कर्क रेखा में पड़ती हैं, तो उसको हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, ग्रीष्मकालीन अयनांत के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं, इसको समर सॉलिस्टिस बोलेंगे। और ये 21 जून को होता है हर साल, और इसी दिन को हम बोलते हैं, या फिर इसी दिन जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। और इसी दिन हम कौन सा दिन मनाते हैं? योगा डे मनाते हैं। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा में डायरेक्ट रेस पड़ती हैं सन की, तो उसको हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस, दैट इज शीतकालीन अयनांत। और ये हर साल 22 दिसंबर को होता है, जब ओवर हेड रेस पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी कि मकर रेखा पे। तब नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? सर्दी पड़ रही होती है। अब हमारा इंडिया कहाँ पे आता है? तो इंडिया आता है, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, इक्वेटर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फीयर और हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, यानी ऊपर वाला हुआ नदर्न और नीचे वाला सदर्न। ऐसे सिमिलरली हमारी होती है ये प्राइम मेरिडियन, जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जानते हैं। तो ये डिवाइड करती है अर्थ को वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है वो कुछ यहाँ पे पड़ता है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है। तो इंडिया में जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेस पड़ रही होंगी, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हमारे इंडिया से हम आगे पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में कि बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो इसी वजह से समर सॉलिस्टिस हम एक्सपीरियंस करते हैं 21 जून को, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। ठीक है, एंड 22 दिसंबर को क्या होता है? विंटर सॉलिस्टिस। इस विंटर सॉलिस्टिस केस में यहाँ पे, दैट इज़ नदर्न हेमिस्फीयर में, दैट इज़ इंडिया में क्या हो रहा होगा? यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट नाइट होगी, सबसे लंबी रात होगी, और सबसे छोटा दिन होगा, है ना, नदर्न हेमिस्फीयर के लिए। इसको बोलते हैं सॉलिस्टिस। इक्विनॉक्स क्या होता है, जिसको विषुव बोलते हैं हिंदी में? ये वो 2 दिन होते हैं साल में जब पूरी पृथ्वी पे समान दिन और समान रात होते हैं, यानी इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ऐसा तब होता है जब अर्थ की डायरेक्ट रेस इक्वेटर पे पड़ रही होती है, डायरेक्ट सन रेस फॉल ऑन दी इक्वेटर। इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस पड़ रही है सन की, कहाँ पे? इक्वेटर पे। ठीक है, और जब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी तो समर सॉलिस्टिस, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेंगी तो विंटर सॉलिस्टिस। अभी हम लोगों ने देखा था एपीहीलियन और पेरीहीलियन। एपीहीलियन मैंने बताया था कि जब सबसे दूर होता है हमारा अर्थ सन से, और पेरीहीलियन होता है जब सबसे पास में होती है अर्थ सन के। और ये कब होता है पेरीहीलियन? तो पेरीहीलियन की जो डेट होती है वो हमने देखा था रफली 4 जनवरी होती है ना, या फिर 3-4 जनवरी होती है, रफली यही डेट होती है आपकी। तो फिर भी क्यों, जब पास में है तो इतनी सर्दी पड़ती है? क्योंकि जनवरी के टाइम पे कुछ यूं स्ट्रक्चर हो रखा होता है। तो इंडिया जो है वो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि तो टिल्टेड अवे फ्रॉम दी सन है,
और ये टिल्टेड टूवर्ड्स द सन है सदर्न हेमिस्फीयर, तो इस वजह से यहाँ पे गर्मी पड़ रही होगी और यहाँ पे सर्दी पड़ती है, ठीक है, उस समय, क्योंकि अर्थ का मतलब सिर्फ इंडिया नहीं होता है। हमने इसकी डेट्स देखी, 22 दिसंबर विंटर सॉलिस्टिस, 21 जून समर सॉलिस्टिस। उसी तरह जो इक्विनॉक्स यानी कि जब इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस पड़ रही होती है, जब पूरी पृथ्वी पे समान दिन और समान रात एक्सपीरियंस होता है, उसको 21 मार्च को होता है, और दूसरा 23 सितंबर को। 21 मार्च को उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग या फिर वर्नल इक्विनॉक्स, और ऑटम जो 23 सितंबर को होता है उसको हम ऑटमनल इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमारा क्लियर हो गया। अभी आ जाते हैं इक्लिप्स पे यानी ग्रहण पे। दो तरह के ग्रहण होते हैं हमारे, लूनर यानी कि चंद्र ग्रहण और सोलर यानी कि सूर्य ग्रहण। अभी चंद्र और सूर्य ग्रहण किस कब पड़ते हैं, तो लूनर इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है, और सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है। यानी सन अपना पोजीशन को फिक्स रखता है, बीच में कौन आ रहा है, मून आ रहा है या तो अर्थ आ रहा है, अर्थ आ रहा है तो लूनर, और अगर मून आ रहा है तो सोलर। क्लियर, सोलर और लूनर इक्लिप्स आप समझ गए। अब इसी टाइम पे ही हमें ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी टाइम पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, सन की रेज यहाँ पे पड़ रही होंगी, इस पे ऐसे करके पड़ रही होंगी, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो हमें दिख ही नहीं रहा होगा। जो हम अर्थ पे रह रहे हैं लोग, तो उनको तो ये दिख ही नहीं रहा होगा, यानी कि एकदम ये कोई भी जो मून है कोई भी सन की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि सन तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बट मून हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये खुद की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, खुद की लाइट या नहीं एमिट करता है, बल्कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सन की, ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनस है, तो अब क्योंकि सन की लाइट रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये इस साइड में यहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है, तो इसी वजह से इस टाइम हम अमावस्या जो है एक्सपीरियंस करते हैं, और इसी को ही बोलते हैं, या तो अमावस करके आपसे पूछ सकता है, या फिर इसी को ही हम बोलते हैं क्या, क्योंकि हमें मून दिख ही नहीं रहा है तो इसको हम बोलते हैं न्यू मून, यानी यहाँ से अब नया चंद्रमा बनना स्टार्ट होगा, और धीरे 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 ये पोजीशन आ जाती है जहाँ पे अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है। अब क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज अब मून पे पड़ रही हैं, अब तुम सोचोगे कहाँ पड़ रही हैं, ये तो अर्थ ब्लॉक किए ले रही है, एक्चुअली पड़ रही है क्योंकि तीनों एक प्लेन पे लाई नहीं करते हैं, ये आपकी तरफ मान लो, ये अर्थ थोड़ा आपकी तरफ है, मून पीछे की तरफ है, तो पूरी पूरी लाइट जा रही होगी। ऐसा नहीं कि तीनों एक सीध में तो हैं, इसको हम बोलते हैं सिजगी पोजिशन, जहाँ तीनों एक सीध में होते हैं, लेकिन तीनों एक प्लेन पे नहीं है। अगर तीनों एक प्लेन पे, ऐसा नहीं प्लेन पे भी नहीं आते हैं, तीनों एक प्लेन पे भी आते हैं। जब तीनों एक प्लेन पे मान लो इस केस में आ जाएंगे, तो ये क्या करेगा, जो मून है ये पूरी पूरी सनलाइट को रोक लेगा अर्थ में जाने से, अगर तीनों एक प्लेन पे आ गए तो। और उस केस में अर्थ पे अंधेला हो जाएगा, जहाँ जहाँ दिन होगा वहाँ वहाँ मतलब अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, अंधेरा हो जाएगा। और इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है दिन का समय, और वहाँ पे हमें कुछ कुछ इस तरह से देखने को मिलता है टोटल सोलर इक्लिप्स, जहाँ पे पूरा सनलाइट को ब्लॉक कर लेगा मून। एन्यूलर मतलब कि यहाँ पे इस तरह से हमें किनारे किनारे दिखता रहेगा, और ये पार्शियल है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले टोटल और एनुलर सोलर इक्लिप्स और पार्शियल सोलर इक्लिप्स, तो पता होना चाहिए किससे एसोसिएटेड है वो, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। और अगर यूजुअली होता है क्या, तीनों एक प्लेन पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि पूरी सनलाइट जा रही है मून के इस भाग में, तो क्योंकि हम इसको सन अर्थ से देख पाएंगे, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं फुल मून। तो आपसे पूछ लेगा फुल मून कब एक्सपीरियंस होगा, तो फुल मून एक्सपीरियंस होगा लूनर इक्लिप्स के टाइम पे, और न्यू मून कब एक्सपीरियंस होगा, सोलर इक्लिप्स के टाइम पे। क्लियर इतनी चीज़। और इसी को हम बोलते हैं पूर्णिमा। क्या मतलब सर उसका याद दिला दिया ठीक है, चलो। तो अर्थ ब्लॉक्स सन्स लाइट, ठीक है, तो सन लाइट को ब्लॉक कर लेगा। और ये सुपर मून आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स। अच्छा, सुपर मून और मून करके आप एक सुनोगे, ठीक है। तो सुपर मून तो वो होता है जब लूनर इक्लिप्स यानी कि तीनों एक सीध पे और पेरिजी साथ में पड़ जाए। पेरिजी मैंने बताया था वो टाइम होता है जब मून अर्थ के सबसे नज़दीक में हो जाता है। तो होता क्या है कि मून का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा अपीयर होने लगता है, तो उसको सुपर मून बोलते हैं। अच्छा, ब्लू मून जो है, ऐसा नहीं कि मून, अच्छा रेड, ऐसा रेड करके भी मून होता है, तो होता वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की वजह से कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। आपको पता है कि सन लाइट जो होती है वाइट लाइट होती है, और उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड की वेवलेंथ सबसे तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से वो रेडिश अपीयर होने लगता है। लेकिन ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून इस तरह से नहीं कि ब्लू अपीयर होने लगता है मून। ब्लू मून का मतलब होता है जब 2 फुल मून अपीयर हो जाएँ, 2 फुल मून्स अपीयर हो जाएँ एक ही मंथ पे, एक ही मंथ में हमें 2 फुल मून दिख जाए, उसको हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, इसलिए इसको हम ब्लू मून का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे दोनों टॉपिक्स होते हैं ख़त्म, ठीक है। एंड अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाकी इसका पूरा आपको PDF मिल जाएगा परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।